आज हम स्टार्ट करेंगे बैंक। इसके चैप्टर का नाम था मनी एंड बैंकिंग। तो मनी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। बैंक में भी हमने दो तरह की बैंक की बात की थी, एक कॉमर्शियल बैंक और दूसरा हमारा सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक का भी हमारी डिस्कशन इस चैप्टर में हो चुका था। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, क्या उसका रोल है हमारी इकोनॉमी में, इस पे हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था कि सेंट्रल बैंक को हम लोगों ने एपेक्स इंस्टीट्यूशन बताया है। सेंट्रल बैंक इज ए एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मींस होता है सुप्रीम, सबसे बड़ा, जिसका फंक्शन है। इस एपेक्स इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, टू मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करना, मतलब मॉनिटर करना सारी बैंकिंग सिस्टम को। अब बैंकिंग सिस्टम कौन सा है, यहाँ बैंकिंग सिस्टम किस बैंक की बात कर रहा है, किस बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो बैंकिंग सिस्टम का मतलब कॉमर्शियल बैंक। तो इस बैंक का काम है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है, जिसको अगर हम कहें तो, अगर इसको शुद्ध हिंदी में अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहें तो उसमें ये कहेंगे सबका दादाजी है। ये सारी बैंकों पे मॉनिटरिंग करता है, जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं या हम इसको आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई इसका एग्जांपल है कि आरबीआई इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसी को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसका काम है, ये सबसे बड़ा सुप्रीम होता है, जिसको हम एपेक्स वर्ड इसमें यूज किए हैं, और इसका काम है सारे बैंकों की मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग का मतलब उसकी कंट्रोलिंग भी करना। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है, ये क्रिएटर है, और सेंट्रल बैंक क्या है, ये कंट्रोलर है। तो किसी चीज को कंट्रोल करना, जैसे कमर्शियल बैंक आपका बच्चा है और इसका दादाजी है, तो अगर यहाँ पे कहीं भी कमर्शियल बैंक में कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो कंट्रोल कौन करेगा, उसको कंट्रोल करने वाला भी कोई बैंक होना चाहिए, तो वो आरबीआई अपना रोल यहाँ पे करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल जो आरबीआई बैंक है उसका कंट्रोलिंग किस तरह का है, इस चीज पे हम चर्चा आज करेंगे। क्रेडिट कंट्रोल, अगर आप इसको ऐसे समझें कि कोई ये आपका बैंक है, ये आरबीआई है, ये आरबीआई आपका है जिसको हम दादाजी कह रहे हैं, ये कॉमर्शियल बैंक है और ये पब्लिक है। ये जो मैंने इस तरह का फिगर बनाया ये पब्लिक है। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या है, पैसा बांटना। ये पब्लिक को पैसा देती है, पब्लिक की पैसा लेती है एज ए डिपॉजिट के रूप में, और पब्लिक को पैसा देती है एज ए लोन के रूप में। तो ये कमर्शियल बैंक का काम है कि टू डिपॉजिट द मनी एंड टू लोन सैंक्शन। ये दो काम इसका है, इसलिए इसको हम लोग क्रिएटर कहते हैं। इस कॉमर्शियल बैंक को क्रिएटर नाम दिया गया है, जो पब्लिक को पैसा लेती है और पब्लिक को पैसा देती है। अब इस तरह के हमारे कंट्री में कई तरह के बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, आपका एक्सिस बैंक है, तमाम तरह का, एसबीआई बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, एक्सिस बैंक है। इस तमाम तरह के बैंक्स आपके कंट्री में है। अब ये बैंक के पास, जब मैंने कहा था एसएलआर की जब बात की थी, कि जहां पे बैंक सीआरआर के रूप में और एसएलआर के रूप में करता है, बैंक के पास जब पैसा कुछ, जब पब्लिक अपना, कोई व्यक्ति अपना पैसा जमा करता है, जब कोई पब्लिक अपना पैसा जमा करता है, जमा करने के बाद उसमें से वो कुछ पैसा आरबीआई जो है कैश के रूप में, सीआरआर के रूप में रख लेती है। और क्योंकि अगर वो बैंक केवल पैसा किसी का जमा करेगा और अगले को लोन दे देगा, तो थर्ड पर्सन अगर कोई पैसा लेने आता है, अगर थर्ड पर्सन कोई पैसा लेने आता है, अगर पहला वाला व्यक्ति अगर कल के दिन आ गया कि मेरा पैसा बैंक दे दो, तो वो बैंक पैसा के पास उसका रहेगा नहीं, क्योंकि उसने तो पैसा लोन के रूप में किसी और को दे दिया। जब किसी और को पैसा उसने दे दिया तो अब बैंक के पास तो कुछ नहीं है। इसलिए बैंक ने, आरबीआई ने उसको सजेस्ट किया कॉमर्शियल बैंक को कि तुम कुछ पैसा अपने अमाउंट, अपने सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रखो, पूरे पैसे को लोन के रूप में ना दो। तो अगर राजू व्यक्ति ने अगर 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, तो उसने लोन के रूप में केवल 8,000 सैंक्शन किया, 2,000 रुपया अपने पास उसने जमा कर लिया। अब उस 2,000 रुपए को बैंक ने कहा कि ये 2,000 रुपया कई लोगों का पैसा उसके पास आएगा। तो जब कई लोगों का पैसा उसके पास आएगा तो क्या करेगा बैंक का, कॉमर्शियल बैंक की भी चीजें डिस्टर्ब हो सकता है
वो तमाम खर्चे फालतू ही कर सकता है। इसलिए उसने कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने कहा कि तुम 2000 में से हमें 1800 रुपया हमारे पास एज ए कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रख दो। अब 200 रुपया केवल तुम एसएलआर के रूप में रखोगे, जो तुम्हारा वो इटसेल्फ के लिए होगा, ये बैंक का कहना है। तो अब यहाँ पे जब पैसा खूब ज्यादा हर बैंक के पास हो जाएगा, सब लोग यहाँ डिपॉजिट करेंगे, तो पैसा वो मार्केट में लोन ज्यादा देगा, और जब लोन ज्यादा देगा तो मार्केट में सिचुएशन क्या, इन्फ्लेशन की हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड लोगों की बढ़ जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो आरबीआई है, दादाजी जो है, इन्होंने जैसे रथ होता है तो उसके रथ के उसमें लगाम एक व्यक्ति के हाथ में, 4 घोड़े हैं तो चारों घोड़े का लगाम किसके हाथ में होता है, एक जो रथ को चलाने वाला होता है। तो आरबीआई समझिए कि वो कंट्रोलर है, और ये बैंक जो है ये डिफरेंट टाइम के घोड़े हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इस पे कुछ शिकंजा कसेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कंट्रोल रहे, महंगाई ना बढ़े। इसी को एक्सप्लेन कर, इसीलिए इसको कहा गया है कंट्रोलर। मॉनिटरिंग करेगा, वो किस रूप में मॉनिटरिंग करेगा, वो कंट्रोल के रूप में करेगा, उसको नियंत्रण रखेगा कि आप फालतू की चीजें, आपका पैसा ज्यादा और आप ज्यादा अगर इस चीज को बांटने लगेंगे तो देश में क्या होगी, महंगाई की स्थिति, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति, सिचुएशन आ जाएगी जो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको मनी सप्लाई, पैसा ज्यादा होता है इसलिए वो ज्यादा पैसा बांटेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई शिकंजा कसता है। तो अब ये देखिए, अब एक एक वर्ड हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्रेडिट कंट्रोलर कौन होता है। तो सबसे पहले आप क्रेडिट कंट्रोल की डेफिनेशन समझिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक टू एक्ट एज ए कंट्रोलर। कंट्रोलर किस टाइप का? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मनी का। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इट कंट्रोल द मनी सप्लाई। ये किस चीज का सब कंट्रोल करेगा? मनी सप्लाई को। जब मार्केट में जो मनी पैसा बट रहा है, जो कमर्शियल बैंक के द्वारा कुछ भी दिया जा रहा है, उस पर कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक काम करेगी। तो इन द कंट्री द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड कैटेगराइज। अब वो क्रेडिट कैसे कंट्रोल करेगा, उसको कैटेगराइज किया गया है इन रूपों में। ये काम है कंट्रोलर का। अगर कोई पूछे कि क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है, तो क्रेडिट कंट्रोल, आप इसका जवाब ये देंगे कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, टू एक्ट एज ए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक अपना, यानी कि आरबीआई जो रोल करेगा, किस रूप में करेगा, क्या करेगा? इट कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अपने कंट्री में कुछ ऐसे मेथड अप्लाई करेगा जिससे कि चीजें नियंत्रण हो, कंट्रोल्ड हो, और उसने कुछ कैटेगराइज के रूप में डिवाइड किया है कि वो कैसे कंट्रोल करेगा। तो इसको कैटेगराइज उसने 2 पार्ट में किया है। एक तो कहता है क्वांटिटेटिव मेथड, और दूसरा वो कहता है क्वालिटेटिव मेथड। ये दो भाग में डिवाइड किया आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने, कि हम इस मेथड से हम अपने मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला आप समझिए कि क्वांटिटेटिव मेथड जो है, जिसको हम जनरल कंट्रोल मेजर कहते हैं, ये मेजर करने का तरीका है, तो इसको जनरल मेजर कंट्रोल कहते हैं। और दूसरा जो क्वालिटेटिव है, उसको हम स्पेसिफिक कंट्रोल मेथड कहते हैं। ये 2 नाम पहले समझिए। उसने कहा कि एक जनरल चीजें करेंगे जिससे कि हमारी मनी सप्लाई की जो चीजें कंट्रोल में हो, और दूसरा कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां स्पेसिफिक रूप से कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारी मनी जो है, हमारा बैंक उसको कंट्रोल कर सके, हमारी इकोनॉमी को बैलेंस कर सके। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कंट्रोल की बात करेंगे, यानी कि क्वालिटेटिव मेथड की बात करेंगे, तो इसमें पहला आप पढ़ेंगे बैंक रेट, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे रेपो रेट, या रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। तीसरा आपने, जैसा मैंने मनी में आपको डिस्कस किया था, कमर्शियल बैंक में सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये दोनों जो बैंक के पास रहता है वो एसएलआर होता है, और जो आरबीआई के पास जो जमा हो जाता है वो सीआरआर होता है। और चौथा हम पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 4 आप क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे, ये 4 चीज के, जिससे कि हम जनरल कंट्रोल मेजर कहते हैं। और 3 आप पढ़ेंगे इसमें क्वालिटेटिव मेथड, जिसको स्पेसिफिक कंट्रोल मेथड कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक नियम है, जो रूल है, जिसको कि हम क्रेडिट मतलब कंट्रोल कर सकेंगे उसको। तो पहला इसमें है मोरल सॉशन, दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, और तीसरा है क्रेडिट रेशनिंग। ये 3 का मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ये जनरल मेजर जो है क्या क्या है।
तो सबसे पहले आप इस तरह समझिए कि बैंक रेट होता क्या है, व्हाट इज बैंक रेट। पहला तो ये जानना है कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, फिर ठीक है ओपन मार्केट क्या है, ये सारी चीज, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। तो सीआरआर एसएलआर तो मैंने आपको कमर्शियल बैंक में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो आपको यहां जानना है कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या है या रिवर्स रेपो रेट क्या। तो पहले देखिए बैंक रेट की हम बात करेंगे कि बैंक रेट मींस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक lends to commercial बैंक जनरली फॉर ए लॉन्ग पीरियड। देखिए इस बैंक का आपने कहा कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, वो बच्चा है, तो उसको कोई अगर जरूरत, उसको पैसा कौन देगा, तो उस बैंक जो आरबीआई है कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा देता है उस पे वो इंटरेस्ट लगाता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए। बैंक रेट का मतलब हुआ लॉन्ग पीरियड, और इट इज द मिनिमम रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक रीडिस्काउंट इट्स सिक्योरिटी। उसमें क्या कहता है, रेट्स मिनिमम लगाता है। बैंक जो है आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा देगा उस पे वो मिनिमम रेट लगाता है, डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसीलिए इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक रेट का दो नाम है, एक हम बैंक रेट भी कहेंगे और दूसरा हम डिस्काउंट रेट कहेंगे। डिस्काउंट रेट हम इसलिए कहते हैं कि बैंक उसमें उनको जो पैसा देती है आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो कॉमर्शियल बैंक को, उसमें निम्नतः वो उस पर इंटरेस्ट लगाती है ताकि कॉमर्शियल बैंक को पैसे की कोई दिक्कत ना हो। तो वो उसको पैसा देने के लिए वो मिनिमम रेट लगाती है, तो उसको रिड्यूस कर देती है, यानी कुछ डिस्काउंट कर देती है। इसलिए इस बैंक को रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं और बैंक रेट भी कहते हैं, और ये लॉन्ग टाइम के लिए देती है, लंबे समय के लिए देती है। एन इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू एन इंक्रीज इन कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एन इंक्रीज इन बैंक रेट, अगर वो बैंक रेट अगर इंक्रीज करती है, लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कॉमर्शियल बैंक, तो बैंक लेंडिंग रेट इज, अगर वो अपना अगर रेट बढ़ाएगी तो कॉमर्शियल बैंक जो पैसा दे रही है पब्लिक को लोन के रूप में, तो भी इंटरेस्ट बढ़ाएगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आरबीआई का बैंक रेट क्या है। आरबीआई अगर बैंक रेट कम रखेगी तो बैंक रेट आपका पब्लिक में भी कम होगा। आरबीआई अगर बैंक रेट अपना इंक्रीज करती है तो कॉमर्शियल बैंक जो लोन दे रही है वो भी क्या करेगी, उस पे भी उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। तो लिखा हुआ है कि एन इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू एन इंक्रीज इन कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब उसका लेंडिंग इंटरेस्ट उसका बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रेडिट बिकम कॉस्टलियर एंड इंक्रीज इन बैंक रेट डिस्करेज कॉमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम कंट्रोल। इसका नतीजा क्या होगा, जब चीजें में जब वो रेट अपना बढ़ा देगा तो क्या चीजें, वो कॉस्टलियर हो जाएगा एंड एन इंक्रीज इन बैंक रेट, और जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक क्या होगी, डिस्करेज होगी, वो पैसा लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि जब उसको अधिक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा तो पब्लिक को भी वो जो बांट रही है उसका इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, कमर्शियल बैंक डिस्करेज होगी एंड कमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम सेंटर, और कमर्शियल बैंक क्या करेगी, वो फिर बोरो उधार मतलब आरबीआई बैंक से पैसा नहीं लेगी, क्योंकि वो ले तब रही है जब उसका रेट कम है। लेकिन अगर बैंक रेट बढ़ा देगी, कॉस्टलियर हो जाएगा, तो वो डिस्करेज होगा कमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम, तो डिस्करेज होकर आरबीआई से पैसा नहीं लेना चाहेगा। हेंस इसका रिजल्ट क्या होगा, हेंस द कमर्शियल बैंक लेंडिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूस। जब उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो क्या करेगा, वो बोरो कम करेगा, और जब बोरो कम करेगा तो उसकी लेंडिंग कैपेसिटी यानी लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। Hence the commercial bank lending capacity also reduce and in this way money supply in the market will go down। और इससे क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो यही तो बैंक का काम है कि बैंक को अगर अपने कंट्रोल करना है कि मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तो क्या करेगी, अपनी बैंक रेट को बढ़ा देगी। तो जब बैंक रेट बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक से पैसा नहीं लेगी या ना कि वो उधार लेना नहीं चाहेगी, तो वो क्या करेगी, जब पैसा उसके पास नहीं आएगा, तो वो जब पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं आएगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, अपनी लैंडिंग कैपेसिटी कम कर देगी, यानी कि वो लोन देना कम कर देगी, रिड्यूस एंड इन दिस वे मनी सप्लाई। और जब रिड्यूस कर देगी तो ऑटोमेटिक लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो डिमांड ज्यादा नहीं होगी, जब डिमांड नहीं होगा तो अपने आप महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये बैंक रेट का मेन काम हुआ। दूसरा रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, जैसे मैंने कहा बैंक रेट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, तो रेपो रेट आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक
बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, इट इज, ये भी पैसा लेता है आरबीआई से, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड के लिए है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसको रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, रेपो रेट को। दो नाम अगर आ जाए नाम तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा, और इसमें नहीं ये क्या दे दिया, तो इसको एक और नाम से रीपर्चेज रेट के नाम से भी हम जानते हैं। रेपो रेट और रीपर्चेज रेट बोथ आर द सेम, ओनली द नेम आर डिफरेंट। Whenever the bank have any shortage of fund, they can borrow। अगर बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास किसी चीज की अगर शॉर्टेज हो जाए, पैसे की कमी आ जाए, तो फंड दे कैन बोरो इट फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई की मदद भी तो करता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैं कह रहा हूं कि वो दादाजी है। तो जब आरबीआई मदद कर रही है और बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज हो गई, तो कौन उसकी हेल्प करेगा? उसकी आरबीआई हेल्प करेगा। तो कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए वो क्या करता है, वो बैंक जो है, आरबीआई जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक को पैसा प्रोवाइड करता है। आरबीआई लेंड मनी टू बैंकर अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी फॉर मीटिंग देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स और टू फिल शॉर्ट टर्म पीरियड। और आरबीआई क्या करेगी? पैसा उसको देगी बैंकर अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। और क्या मैंने बताया था कमर्शियल बैंक में कि जो सिक्योरिटी जो होती है वो क्या करती है? आरबीआई अप्रूव करती है। तो क्या करेगी? अप्रूव सिक्योरिटी फॉर मीटिंग देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। अब उसके साथ मीटिंग करेगी, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुमको जो भी जरूरत है, मैं तुमको डे टू डे पैसा तुमको प्रोवाइड करूंगा। तो ये जिसको हम, और वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, पीरियड के लिए होता है। जैसे एक बार आपको पता होगा 2007 में आईसीआई बैंक में ये रूमर उड़ गया कि आईसीआई बैंक, सब लोग आईसीआई बैंक घाटे में चल रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक पैसा निकालने जा रही है तो उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो घाटे की स्थिति में। तो ऐसी का सीन होगा तो एक गलत मैसेज जाएगा बैंक के बारे में, तो उसमें आरबीआई ने उसको रातों रात उसको बोरे में पैसे भर भर के प्लेन के द्वारा उसको प्रोवाइड किया गया कि ये लोगों के अंदर ये ना मैसेज जाए कि अगर हम पैसा लेने जाए और बैंक अगर कहते कि नहीं आपको अभी पैसा नहीं देंगे, 2 दिन बाद देंगे, तो ये क्रेडिट खराब किसका होगा? बैंक का होगा। इसलिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए पैसा प्रोवाइड करता है कि आपके पास कोई पैसा लेने आता है, कोई आपका कस्टमर या कोई आपका डिपॉजिटर जो अपना कहता है कि आज मुझे इतना पैसा निकालना है, तो वो पैसा उसको आप मना नहीं करेंगे, आपको तुरंत उसका पैसा प्रोवाइड कर पाए, इसलिए इस चीज को अप्रूव्ड करेगा वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई उसको हेल्प करता है उस कॉमर्शियल बैंक को। अब बात होती है कि अगर आप पैसा लेने गए और बैंक इस तरह का स्टेटमेंट दे दे, तो आपको देखा आईसीआई बैंक की सिचुएशन ये आ गई थी, तो बाद में आईसीआई बैंक को ये आरबीआई ने हेल्प किया, तो आरबीआई फिर ये एक आईसीआई बैंक ने क्या किया कि एक जो भी सेलिब्रिटी होती हैं उनको किसी से हायर किया और उन्होंने फिर उसको मैसेज दिया कि नहीं आईसीआई बैंक कहीं जाने, क्योंकि लोगों को भी भरोसा उड़ गया ना कि बैंक बंद होने लगा, सब लोग क्या करेंगे? पैसा अपना निकालना शुरू कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उस व्यक्ति सेलिब्रिटी को आने की वजह से क्या करना पड़ा कि वो फिर उन्हें नहीं आप लोग ऐसा भरोसा रखिए, ऐसा नहीं है, मेरा भी पैसा इसी बैंक में है। तब लोगों को जाके इस पे थोड़ा सा विश्वास हुआ कि नहीं बैंक कहीं नहीं जाना, बैंक ऐसी सिचुएशन है, ये सब एक अफवाह था। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम रेपो रेट। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसमें क्या होगा कि अगर रेपो रेट को अगर रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो डिस्करेज कमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर रेपो रेट भी बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? कमर्शियल बैंक डिस्करेज होगा, वो पैसा लेना फिर बोरो करना नहीं चाहेगा। हेंस द कमर्शियल बैंक लेंडिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूस एंड इन दिस वे मनी सप्लाई इन द मार्केट विल गो डाउन। और जैसे आपको बैंक रेट में कहा कि बैंक रेट अगर बढ़ा देगा तो उसकी लेंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी, इसी तरह रेपो रेट में भी अगर आरबीआई उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगी तो क्या करेंगे? उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जब लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मनी सप्लाई जो है वो क्या होगा? मार्केट में नीचे चला जाएगा, गो डाउन। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अब बैंक भी पैसा लेती है किससे? कमर्शियल बैंक से, आरबीआई भी। इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अभी तक क्या हो रहा था? बैंक रेट में और कमर्शियल रेपो रेट में क्या होगा कि ये बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार ले रही थी, लेकिन अब क्या है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी। एंड इंक्रीज और रिवर्स रेपो रेट कैन प्रॉम्प्ट द बैंक टू पार्क मोर फंड विद आरबीआई टू अर्न हायर रिटर्न्स ऑन आइडियल कैश। अब यहां पे क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दे, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, तो प्रॉम्प्ट द बैंक्स टू पार्क मोर फंड विद आरबीआई। अगर वो अधिक रेट देगा तो क्या करेगा? जब अधिक उसको ज्यादा रेट 25% रेट मिलेगा तो मार्केट में क्यों किसी को लैंडिंग करेगा? तो कह रहा है कि हायर
अर्न हायर रिटर्न टू आइडियल कैश, जब उसको ज्यादा जहां 3% मिल रहा था अगर उसको वहां पे 25% बैंक आरबीआई देंगे तो उनको पैसा दो, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम देंगे, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो हम भी इंटरेस्ट लेंगे। तो आरबीआई अगर आप बोरो करेगी कॉमर्शियल बैंक से तो उसमें उसको इंटरेस्ट देगा। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई मतलब अगर कॉमर्शियल आरबीआई इंटरेस्ट रेट ज्यादा देने लगे, 25% देने लगे, तो क्या होगा? क्यों 25% जब मिलेगा उसको तो क्यों वो मार्केट में चीजों को करेगा, उसको इंटरेस्ट इतना पैसा वहां पे मिल रहा है। तो प्रॉम्प्ट द बैंक्स टू पार्क मोर फंड विथ आरबीआई टू अर्न हायर रिटर्न्स ऑन आइडियल कैश, तो इसको हम रेपो रेट कहते हैं। Thus an increase in reverse repo rate will ultimately leads to contraction of credit, जब उस पर ज्यादा रेट उसको मिलेगा तो कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा, लीड करेगा। ये देखिए मैंने इसको फिगर ही बनाया है, ये सारे बैंक्स हैं, ये पब्लिक है और ये आपका लोन इस बैंक ने आरबीआई ने, आरबीआई से एचडीएफसी, फिर ये देखिए इस पे दिया इसने 5% इंटरेस्ट दिया, बैंक रेट था। मान ली इन्होंने बैंक रेपो रेट जो था वो आपका 4.5% दिया। अब ये देखिए बैंक रेपो रेट जो बैंक रेट बढ़ा दिया 25% कर देगा एसबीआई, तो बैंक रेट इंक्रीज होगा। अब इसको डायग्राम से समझिए, मैंने इसमें डायग्राम बना दिया कि पहला मैंने बैंक रेट की बात की, तो बैंक रेट में मैंने क्या चीज उसमें मेन कीवर्ड था, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जो बैंक जो रेट देती है कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई प्रोवाइड करती है उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब उसने आरबीआई ने उसको क्या किया, आईसीआई बैंक को आरबीआई ने लोन दिया तो उसके बदले में इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा, 5%। 5% आरबीआई उसे इंटरेस्ट ले रही है, बैंक रेट। शॉर्ट पीरियड के लिए जब बैंक ने लिया, शॉर्ट टाइम के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट उसको कितना मिल आरबीआई ले रही है, 4.5%, इसको हम रेपो रेट कहते हैं। और एक्सिस बैंक में जब वो 3% उसका, क्योंकि ये पैसा किसके पास डिपॉजिट कर रहा, ये बैंक एज ए बैंकर जो है कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास जमा कर रहा, तो उस पर उसको आरबीआई इंटरेस्ट देगा। अभी तक इंटरेस्ट क्या वो ले रहा था कमर्शियल बैंक से, बैंक रेट में और रेपो रेट में। लेकिन जब हम इस पे बात कर रहे हैं, 3 कैटेगरी हमने बताया इसमें, देखिए आईसीआई लॉन्ग टर्म में 1 2 3, हाँ अब यहां पे जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रहा तो उसको 3% मिल रहा, इसी को हम कहते हैं रिवर्स। जब बैंक आरबीआई के पास जमा करेगा तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा प्रोवाइड कर रहा उसको हम बैंक रेट और रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ये 3 चीज आप समझ लीजिए। पहला जो है कमर्शियल बैंक को आरबीआई अगर पैसा प्रोवाइड करता है तो बैंक रेट है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, अगर आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए अगर पैसा प्रोवाइड कर रहा तो वो आपका हो गया रेपो रेट। और जब आपका बैंक कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहा तो उसके बदले में भी बैंक उसको इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो इंटरेस्ट जो 3% बैंक डिपॉजिट करने पे दे रहा उसको हम करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स मतलब कि उल्टा, तो रिवर्स रेपो रेट यानी कि उसको हम रिवर्स रेपो के नाम से जानते हैं। अब रेपो रेट जो है 4.25% है। मान लीजिए निकालने को आता है कि रेपो रेट अगर कहा जा रहा 4.25% है, तो आरबीआई अगर इंक्रीज करती है अपनी रेपो रेट को 0.50 का मतलब यहाँ पे पैसे से बात कर रहा है 50 बेसिस पॉइंट पे। ये बेसिस पॉइंट पे आप बताइए कि अगर वो 0.50 अगर आरबीआई अपने रेट को बढ़ा रहा तो टोटल उसकी रेपो रेट कितनी होगी। एक्चुअली उसकी 4.25 थी, अगर उसमें 0.50 अगर पैसे अगर वो इंक्रीज कर रहा तो टोटल रेपो रेट कितना होगा। तो इसको 0.50 हम इसमें जोड़ते हैं, तो 0.50 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 4.75 जो हमारा न्यू रेपो रेट होगा। तो इसको हम लिखते हैं नाउ न्यू रेपो रेट इज 4.75। ठीक, अब 3 पढ़ लिया आपने, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। चौथा, ये क्वांटिटी की बात हो रही थी तो क्वालिटी की, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें एक चौथा है। अब आपको मैंने एक जगह बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का आरबीआई जो क्या करती है, एक एजेंट का काम भी करती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है उस पे आरबीआई उसमें सजेस्ट करती है, उनको सजेशन देती है, एज एजेंट के रूप में काम करती है, तो उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहें। जैसे इट मींस पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
अब कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो होती है उसको बाय और सेल करने का जो पावर दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को दिया हुआ। तो आरबीआई उसके सिक्योरिटी को, उसकी पॉलिसी को, क्योंकि वो एक एजेंट के रूप में, एक एडवाइजर के रूप में भी आरबीआई काम करता है, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो वो क्या करता है, उनकी जो पॉलिसीज होती है उसकी पॉलिसीज को जो आरबीआई जो खरीदता है और बेचता है, सेल करता है, तो बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को जो खरीदता है और बेचता है उसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन द ओपन मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन इफेक्ट द कैश रिजर्व विथ कॉमर्शियल बैंक एंड दस इट ओवरऑल अवेलिटी ऑफ क्रेडिट। ये कैश के रूप में जो चीजें होती है विथ कमर्शियल बैंक एंड दस द ओवरऑल अवेलिटी ऑफ क्रेडिट, और टोटल उसकी अवेलिटी कितनी क्रेडिट की है ये आरबीआई इस चीज को देखता है। तो इसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना। कॉमर्शियल बैंक रिड्यूस द कैश रिजर्व विद द बैंक रिजल्टिंग इन डिक्लाइन ऑफ मनी सेल। जब इस चीज को सेल करेगा, जब बाय खरीदे करेगा तो कमर्शियल बैंक को फायदा होगा, लेकिन अगर वो सेल करेगा तो क्या होगा, बाय द कमर्शियल बैंक रिड्यूस द कैश रिजर्व, कमर्शियल बैंक इसको रिड्यूस करेगा और जिसका नतीजा क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। डिक्लाइन ऑफ मनी सप्लाई, दिस इज द वर्ड, कीवर्ड, डिक्लाइन ऑफ मनी सप्लाई। जब उसको वो खरीदेगा तब तो उसकी सही है, लेकिन जब उसको अगर बेचेगा, यानी देखो रिड्यूस द कैश इंक्रीजेज सेल ऑफ, अगर वो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द कॉमर्शियल बैंक, अगर उसने सेल कर दिया तो विद द बैंक रिजल्टिंग क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाय खरीदता हो तो उसमें उसकी चीजों को मनी सप्लाई बढ़ जाती। यहां लिखा है परचेज ऑफ गवर्नमेंट, अगर जब खरीदता है तो सेंट्रल बैंक से तो इंक्रीजेज द कैश रिजर्व, तो कैश रिजर्व क्या वो बढ़ जाएगा। ऑफ कॉमर्शियल बैंक रिजल्टिंग इंक्रीज द मनी रिजर्व, जब वो सेल करेगा तो क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन जब वो खरीदेगा, कॉमर्शियल बैंक जब खरीदेगा, मतलब उससे खरीदेगा तो उसका क्या होगा कि उसकी मनी, उसके खरीदने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये फंक्शन है आपके मनी ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का, कि इसमें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने का काम होता है। अगर वो खरीदेगा, सेल करेगा तो उसकी चीजें क्या, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर वो बेचेगा, परचेज करेगा, मतलब वो खरीदेगा, बेचेगा तो कम हो जाएगी, और खरीदेगा तो उसकी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। ये आपका हो गया ये चीज। पांचवा जो है सीआरआर एसएलआर की मैं बात मनी सप्लाई में किया भी था, कमर्शियल बैंक में। एन इंक्रीज ऑन सीआर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो है रिक्वायरमेंट बाय आरबीआई रिड्यूस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक एज दे नाउ नीड टू मेंटेन हायर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैश रिजर्व एंड कैन लेंड लेजर अमाउंट टू पब्लिक रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये टोटल डिपेंड करता है, अगर ज्यादा होगा उसमें तो क्या होगा कि लैंडिंग कैपेसिटी उसमें कम हो जाएगी, और कम होगा तो लैंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा पैसा, मनी सप्लाई वहां बढ़ जाएगा और उससे हो जाएगा तो घट जाएगा मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सिमिलरली ए डिक्रीज इन सीआरआर, अगर सीआरआर में डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीजेस द लैंडिंग। अगर सीआरआर कम होगा तो क्या करेंगे, बैंक, कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देना शुरू कर देगी। लेकिन सीआरआर और एसएलआर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगी, लैंडिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो यहां लिखा हुआ इसीलिए सिमिलरली ए डिक्रीज इन सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट बाय आरबीआई इंक्रीजेस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए, they are now need to maintain lower amount of deposit as cash reserve and can lend more amount to public resulting in increase in money supply in the economy। जब उसको कम पैसा देना पड़ेगा तो ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर उसका सीआरआर बढ़ जाएगा, एसएलआर बढ़ जाएगा तो वो मनी सप्लाई में अपने आप वो लैंडिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब होगी, जब आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब में इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब आरबीआई ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने लगी, जैसे दो में मैंने बोला कि बैंक रेट और रेपो रेट में जब अमाउंट बढ़ा देगी लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, जब ज्यादा बैंक रेट और रेपो रेट अगर बैंक लेने लगेगी आरबीआई, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल से, तो क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये देखिए मैंने एरो किया कि बैंक रेट बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, रेपो, रिवर्स रेट, ओएम, ये सारा चीज अगर सेल ज्यादा होने लगेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन सिचुएशन, एक्सेस डिमांड। ये देखिए डायग्राम से आरबीआई ने, मैंने कहा कि कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी आईसीआई बैंक को, और जब इस पे
नियंत्रण करना है तो इसी चीज पे बाय और सेल पे काम होगा। अगर वो ज्यादा सेल करेगी तो क्या होगा, वहां पे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और ज्यादा अगर वो परचेस करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो लिंक, ये मैंने इसलिए यहाँ लिंक लिखा है कि एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई जो है गवर्नमेंट का एजेंट के रूप में काम करती है। तो अगर यहाँ पे इसका सेलिंग होगी तो यहाँ पे पब्लिक में क्या होगा, यहाँ पे चीजें कम हो जाएंगी, और ज्यादा परचेज ज्यादा करेगा तो पब्लिक में पैसा ज्यादा बटेगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आप देखिए मैंने तो दो वर्ड यहाँ पे आता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन और डिफ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कब होती है, जब डिमांड ज्यादा होता है, एक्सेस डिमांड। तो जब ज्यादा डिमांड होगी तो कैसे कंट्रोल करेगी, मनी की सप्लाई ज्यादा हो रही है मार्केट में, तो बैंक उस पर कंट्रोल कैसे नियंत्रण करेगा। तो उसको चार उसके हथकंडे हैं जिससे वो शिकंजा कसेगा, जिसको हम क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। स्पेशल नहीं कहेंगे, यहाँ पे जनरल एक मेजरमेंट है कि कंट्रोल करने का आरबीआई का कॉमर्शियल बैंक पे, और पब्लिक का पैसे महंगाई ना बढ़े, इन्फ्लेशन ना हो, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करेगी, इससे समझिए कि एरो मैंने बनाया है, इसका मतलब हुआ कि वो बैंक रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। जब रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगी, बैंक उससे डिस्करेज होगा, वो पैसा लेना नहीं चाहेगा। जब पैसा लेना नहीं चाहेगा, डिस्करेज होगा, तो पब्लिक में भी पैसा वो नहीं बांटेगा। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है, एक्सेस डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम होना लगेगी। रिवर्स रेपो रेट भी वो घटा देगा, यानी कि वो बैंक जो है, जो पैसा दे रही थी, कम इंटरेस्ट दे रही थी, उसको मतलब कमर्शियल बैंक को जब इंटरेस्ट 3% मिल रहा था, तो बैंक क्या कर रही थी, खूब पैसा बांट रही थी, क्योंकि उसको लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और वो क्या कर रही थी कि वो पब्लिक से पैसा एज ए लोन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में ले रही थी। लेकिन जब बैंक कहेगा कि हम 3 से तुमको 25% देंगे, तो बैंक क्या करेगा, जब 25% उसको बैंक से आरबीआई खुद उसको एज ए डिपॉजिट करने पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा, तो वो पब्लिक को पैसा क्यों बांटेगी। तो यहाँ पे भी वो क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी। और जब OMO जो है, उसमें क्या करेगी, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो सेल करना शुरू कर देगी। तो जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, जब कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि वहां पे कहा गया है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से ही वो केवल खरीद सकता है, मैंने कॉमर्शियल बैंक में आपको पढ़ाया था। तो उसमें जब वो सेल उसको कर देगी तो उसके ऑटोमेटिक सारे पैसे उसके ब्लॉक हो गए। तो जब उसके सारे पैसे उसने सेल कर दिया, उसको खरीदना उसी से है, आरबीआई से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन की स्थिति, फिर ये पैसा बांटेगा, नहीं बांटेगा। तो ये तो चार सिचुएशन है कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए, जो ये आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करती है। बैंक रेट को सब में इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए इंक्रीज, सब ऊपर बढ़ रहा है, इसमें भी इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज, और इसमें भी सेल कर रहा, तो इंक्रीज ही है। तो यानी कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, ये तीनों चीजों का रेट बढ़ा देने से क्या होगा कि क्रेडिट जो है, कंट्रोल जो है, जो क्रिएशन, जो कमर्शियल क्रिएशन क्रिएट करता है, उस चीज को कंट्रोल करने का काम इस मेथड से, क्वालिटेटिव मेथड से, जनरल मेजरमेंट से इस बैंक को कंट्रोल किया जा सकता है, और बैंक करती है। अब अगर इसका उल्टा, अगर सिचुएशन डिफ्लेशन की हो जाए, बिल्कुल चीजें, तो आप उसमें आप वहां भी इसको नियंत्रण रखना, बैलेंस रखना आरबीआई को, तो ठीक है, उसको अपोजिट कर देगी। क्या करेगी, बैंक रेट कम कर देगी, लोग पैसा ले ही नहीं रहे, अब पैसा नहीं लेंगे तो बैंक के पास कैसे आएगा, तो क्या करेगी, वो बैंक रेट को घटा देगी, यानी डिक्रीज कर देगी। देखिए एरो मैंने ऐसे बनाया। फिर उसका रेपो रेट घटा देगी, ये भी आपको घटा देगी, यानी कि रिवर्स रेपो रेट, अब वो ठीक वहां पे 25% देगा, वो 3% पे दे देगी, या 2% उसको देगी। तो बैंक अपना पैसा वहां पे उसको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पैसा लेके वो क्या करेगी, पब्लिक को बांटेगी, तब लोगों के पास पैसा आने लगेगा। और जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो सेल कर रही थी, वो अब खरीदने लगेगी। जब खरीदेगी तो कमर्शियल के बैंक के पास पैसा फिर आ जाएगा। जब पैसा बैंक में आ जाएगा तो बैंक क्या करेगी, लोन की लेंडिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ये चार चीजें को ध्यान रखना है कि बैंक के जो फंक्शन है, बैंक करने का जो कंट्रोल करने का तरीका है, क्वालिटेटिव मेथड में जो जनरल मेजर है, इसको इस रूप में करेगी, बैंक रेट के रूप में, रेपो रेट के रूप में, रिवर्स रेपो रेट के रूप में, OMO के रूप में आपको कंट्रोल करेगी। इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को बैलेंस किया जा सकता है। तो इन्फ्लेशन में क्या करेगी, सारी चीजों को इंक्रीज कर देगी, और डिफ्लेशन में सारी चीजों को डिक्रीज कर देगी, ताकि लोग उससे पैसा, अब लोन की कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की बढ़ जाएगी, और लोगों को पैसा, अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो आपको आरबीआई सारे रेट बढ़ा देगी, और अगर चीजों को डिफ्लेशन की सिचुएशन ना हो तो सारी चीजों को, चारों ही चीजों को, ये चारों हेड जो दिया है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेट, OMO, कोई सबके रेट को घटा देगी, और वो सिक्योरिटी को भी वो परचेस कर लेगी, ताकि कमर्शियल के पास पैसा आ जाए और बाकी उसकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। दूसरा मैंने क्वांटिटेटिव बताया था, दूसरा देखिए,
जो मैंने कहा था कि दो मेजरमेंट करने के तरीके हैं आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये मैंने बताया था कि एक तो है कि आपकी ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव में आपने पढ़ लिया था बैंक रेट, रेपो रिवर्स रेट, सीआरआर रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये चार चीज आपकी क्वांटिटेटिव मेथड थे। और क्वालिटेटिव मेथड अब हम कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि बाकी तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, जो जनरल उन्होंने मेजरमेंट किया, जनरल अपने चीजों को बढ़ाया, रेट बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक मनी सप्लाई कम होगी, रेट अगर कम कर दिया तो मनी सप्लाई अपने आप चीजों को बैलेंस कर लिया। तो ये तो एक मतलब जनरल मेथड हो गया, जनरल स्पेसिफिक मेथड, जनरल कंट्रोल मेजर हो गया कि आमतौर पे इस चीज करने से मनी हमारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे बिगड़े केस भी होंगे जिनका कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल करने का एक तरीका डेवलप किया आरबीआई ने, जिसमें हमको मोरल सॉशन, मोरल रिक्वायरमेंट और क्रेडिट रेशनिंग। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पहला वाला जो था ये क्वांटिटेटिव था और ये अब क्वालिटेटिव मेथड है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो पूछेगा आप उसी का आंसर आप एग्जाम में लिख के आएंगे। जब अगर दोनों पूछेगा कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया सकता है बैंक करती है, तो आप पूरा लिखेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड भी, जनरल मेजरमेंट भी और स्पेसिफिक भी। और अगर स्पेशली वो केवल पूछता है कि आप बताइए कि बैंकर कैसे आपको क्वांटिटेटिव मेथड, स्पेशल जनरल मेजर बताइए क्रेडिट का आरबीआई का कंट्रोल करने का, तो आप ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओएमओ की बात करेंगे। और अगर वो क्वालिटेटिव की बात करें, अगर मान लीजिए उसमें उसकी बात करता है तो क्वालिटेटिव का, तो उसमें आप ये तीन चीजें जो मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूं इसको आप लिख के आएंगे। तो पहले हम करते हैं मॉरल सेशंस। अब कुछ अगर बिगड़े केस हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करेगा, तो बैंक उसके लिए कुछ लिखा पढ़ी का काम करता है, उनको भी कंट्रोल करने पे अपने सिचुएशन पे लाने की कोशिश करेगा ताकि देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन उत्पन्न ना हो। देखिए मोरल सॉशन जिसको कहते हैं, जो स्पेसिफिक है, मोरल यहाँ वर्ड से ही है कि ये एक साइंस, एक मोडालिटीज है जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सके। तो पहले आप समझिए कि मोरल सॉशन होता क्या है। इट मींस persuasion and request by the central bank to the commercial bank to follow the monetary policy of the central bank। वो क्या करेगा, एक समझाने की कोशिश करता है, persuasion on and request, बैंक रिक्वेस्ट करेगा कि आप, सेंट्रल बैंक जो है रिक्वेस्ट करेगा किससे, कॉमर्शियल बैंक से, कि कुछ ऐसे हैं इमोशनली या उनको पेपर के द्वारा, उनको लिख के द्वारा, उनको चिट्ठी के द्वारा इस तरह से उसको समझाने की कोशिश करेगा टू द मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ ऐसी पॉलिसी के द्वारा उस चीज को वो कॉमर्शियल बैंक को समझाने का प्रयास करेगा लेटर के द्वारा। द सेंट्रल बैंक कैन यूज मोरल इन्फ्लुएंस। देखिए इसलिए मैंने ये कीवर्ड को मैंने इसमें हाईलाइट किया है कि सेंट्रल बैंक कुछ मोरल चीजों को इन्फ्लुएंस करेगा और परसुएट द बैंक टू रिस्ट्रिक्ट द मनी सप्लाई। अब वो परसुएट करेगा कि कुछ आप अपने मनी सप्लाई को मतलब वो कंट्रोल करिए ताकि चीजें नियंत्रण में रहे। तो मोरल सॉशन इज एक्सरसाइज थ्रू, अब उसको कैसे एक्सरसाइज करेगा, कैसे इसको कंट्रोल करने, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करने की कोशिश करेगा। तो जो आरबीआई है डिस्कशन के द्वारा, लेटर के द्वारा, स्पीचेस के द्वारा और एडवाइजेस के द्वारा, ये चार मेथड को अप्लाई करेगा ये मोरल सॉशंस में। कि जो बैंक इसलिए करेगा कि बाकी तो जनरल मेजर हो गया, लेकिन कुछ बैंक नहीं करेंगे तो उसको इस रूप में समझाने का प्रयास करेगा ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया सके, देश में इन्फ्लेशन की स्थिति ना उत्पन्न हो। इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं स्पेसिफिक मेथड के अंतर्गत, जिसको हम क्वालिटेटिव मेथड कह रहे हैं। इसमें मोरल सॉशन के थ्रू इसके द्वारा बैंक इस चीज को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कॉमर्शियल बैंक पे कोशिश कर देता है। दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आपने देखा होगा कि बैंक जो है कुछ चीजें अपने पास सिक्योरिटी के रूप में जमा कराती है। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी द अमाउंट ऑफ लोन। आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक अगर ये लोन लेंगे तो आपको कुछ सिक्योरिटी के रूप में जमा करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि बैंक अगर आपसे 1,40,000 मान लीजिए आपको सिक्योरिटी जमा कराएगा, यानी कि आपको 1 लाख बैंक चाहिए, 1 लाख अगर अमाउंट आपको चाहिए लोन, तो बैंक कहता है कि आप पहले हमको 1,40,000 जमा करिए तो मैं आपको 1 लाख रुपया लोन दूंगा, आपको सिक्योरिटी के रूप में वो करता है। अगर बैंक रेट अगर इस चीज को बढ़ा देगा, अगर कह देगा कि आप हमको पहले 1,40,000 अगर हमको आप लोन सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे तब मैं आपको 80,000 आपको लोन पे दूंगा,
तो इससे क्या होगा, स्थिति कंट्रोल हो जाएगी, कोई लोन लेने कोई क्यों जाएगा। तो ये कह रहा है कि मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन। इफ मार्जिन, अगर इसने बढ़ा दिया, अगर इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज देन बोरोइंग में कम डाउन। अगर वो मार्जिन का जो रिक्वायरमेंट है वो अगर बढ़ा दे बैंक, तो लोग क्या करेंगे, लोग पैसा उधार लेना, बैंक से लोन लेना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, तो बोरोइंग में कम डाउन, उधार लेने की स्थिति कम हो जाएगी। while a fall in the margin required leads to expansion of credit, और जब उधार लेने की चीजें कम स्थिति हो जाएगी तो अपने आप नियंत्रण में हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। तो ये इसका मतलब होता है कि अगर उसको कंट्रोल करना है तो उस पर रेट को बढ़ा देंगे कि आप हमें सिक्योरिटी मनी ज्यादा दो तो हम आपको एक मिनिमम इतना अमाउंट लोन दे पाएंगे। तो जब आदमी कहेगा कि हमको ज्यादा जमा करना पड़ रहा और पैसा हमको कम मिल रहा, तो बैंक से लोन क्यों लेगा। तो ये भी एक नियंत्रण करने का तरीका है, जिसको हम मॉरल शोषण कहते हैं, सॉरी मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तीसरा है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, आप पहले समझिए कि मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक हमको लोन किस रूप में देती है, बैंक हमको होम लोन देती है, बैंक हमको एजुकेशन लोन देती है, बैंक हमको कार लोन देती है, बैंक हमको और किस तरह का लोन देती है, होम लोन, पर्सनल लोन देती है। ये 4 तरह की लोन अगर हमको बैंक दे रही है, ये बैंक से ही हम लोन लेते हैं। अब बैंक ने होम लोन पे उसने पता चला कि 1000 करोड़ लोगों को होम लोन दे दिया, और यहाँ पे एजुकेशन लोन केवल 8% दिया, यहाँ पे 5% दिया, यहाँ 4% दिया, तो क्या इक्वलिटी नहीं होगी, तो क्या लोगों की ये घर महंगे नहीं हो जाएंगे। जब किसी एक चीज के लिए पैसा ज्यादा मिलने लगेगा तो लोग इन्वेस्ट इसमें करेंगे, बाकी चीजों में नहीं करेंगे। तो बैंक ने इस पे भी कंट्रोल किया, इस पे भी नियंत्रण किया कि आप ऐसा नहीं करते। उसने एक सीमा निर्धारित कर दी कि तुम 600 से लोग ज्यादा को होम लोन नहीं दोगे, बाकी और चीजों पे भी लोन देने की कोशिश करो। तो जब लोगों को यहाँ पे नियंत्रण, यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट रेशनिंग मींस इम्पोजिंग लिमिट एंड चार्जिंग हायर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने एक लिमिट कहा कि इस लिमिट से तुम क्रॉस नहीं करोगे। अगर होम लोन देने सब लोग अगर होम लोन ही लेने लगेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी, देश में घर जितने सब महंगे बिकने लगेंगे, स्थिति और इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी, और बाकी चीजों में। तो उन्होंने कहा कि इसमें चाहे तुम और बढ़ा लो, एजुकेशन लोन दो, कार लोन दो, पर्सनल लोन दो, लेकिन आप इसके लिए उसने नियंत्रण किया, एक लिमिट क्रॉस नहीं करना है। इम्पोजिंग लिमिट्स एंड चार्जिंग लिमिट और चार्जिंग हायर और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेलेक्टिव सेक्टर, सच मेजर रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू पर्टिकुलर सेक्टर। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि तुम इस पे ऐसा करो कि उस पे एक लिमिट रखो, उसमें हायर या लोअर उसका जो भी एक इंटरेस्ट है वो डिसाइड करो, और बाकी सेक्टर को भी आगे आप मेजर के लिए करो, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू ए पर्टिकुलर सेक्टर। अदर सेक्टर को भी आप चीजों को लेने देने के लिए आप ये करो, प्रमोट करो, ताकि चीजें कंट्रोल हो। तो इसी को कहा गया है क्रेडिट रेशनिंग। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन जैसे आएगा, मैं 8-10 क्वेश्चन, मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखा है। डिफाइन मनी, अगर मनी लिखने को आएगा तो मनी के क्या लिखेंगे, जैसे चैप्टर का नाम ही है मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट एंड परफॉर्म फंक्शन ऑफ द स्टोरेबल। मैंने पहले ही बताया था ये 4 चीजें आनी चाहिए। पहला आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे के द्वारा आप चीजें खरीदते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर करने का जो कि क्या उसमें होगा, कितने में आप किलो में कर रहे हैं कि किलोमीटर में कर रहे हैं क्या। और डेफर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब मैंने कहा था कि जब आप स्टैंडर्ड डेफर्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में जब आप पैसा जमा करने का आपको, तो ये मनी का मेन डिफिनेशन है। और स्टोर ऑफ वैल्यू, आप पैसे को कहीं भी कभी कितने दिनों के तक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेन मनी का डिफिनेशन है कि अगर डिफाइन मनी करने को लिखेगा तो ये 4 कीवर्ड होने चाहिए। 4 कीवर्ड यानी कि स्टैंडर्ड, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट, और तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये 4 हो गया तब आप डिफाइन कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट मींट इज बाय एम। M1 का क्या मतलब है, तो करेंसी हेल्ड विद पब्लिक और प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस अदर डिपॉजिट। मैंने उसमें मनी में पढ़ाया था कि अगर करेंसी जो पब्लिक का पैसा है, दूसरा आपका डिमांड डिपॉजिट जो आपका करंट अकाउंट है, करंट जो डिपॉजिट करते हैं,
और अदर बैंक्स आरबीआई, कुछ अदर बैंक जो है आरबीआई के पास कुछ पैसा, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक के पास जमा करता है, उसको हम कहते हैं इन बैंकर अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। व्हाट इज द मीन ऑफ टर्म मनी सप्लाई? तो इसका आप इस तरह से लिखेंगे, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। व्हाट इज द बैंक रेट? रेट एट विच सेंट्रल बैंक लीड्स टू द कॉमर्शियल बैंक, इसमें लिखेंगे। पांचवा, स्टेट टू प्राइमरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं। व्हाट इज द मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन? तो क्रेडिट क्रिएशन में क्या इसका मतलब है? तो एक लाइन में आपका लिखना है, क्रेडिट क्रिएशन मींस पावर ऑफ एक्सपैंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फिर व्हाट इज द क्रेडिट मल्टीप्लायर? क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट्स आर मल्टीप्लाइड एज क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू वन रिजर्व रिक्वायरमेंट M is equal to LRM is equal to LR। राइट टू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो दो ही फंक्शन उसके क्या पूछ रहा है, तो दो ही लिखेंगे, करेंसी अथॉरिटी और कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट, ये दो ही तो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। करेंसी अथॉरिटी है आरबीआई हमारी, और कंट्रोलर ऑफ मनी और क्रेडिट। व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो? मैंने पढ़ाया था, इसी को लिखना है। कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर अंडर लॉ टू कीप ए सर्टेन परसेंट, कुछ अमाउंट जो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, सीआरआर के रूप में डिपॉजिट करना पड़ता है, उसी को हम सीआरआर कहते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी क्या है? जो बैंक के पास सीआरआर रखने के बाद जो खुद अपने यूज के लिए जो पैसा उसके पास बच जाता है, एवरी कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू कीप ए फिक्स्ड परसेंटेज रेशियो। जैसे मैंने कहा था कि 2000 रुपया उसके पास आया, वो लोन दिया, राजू के पैसा अगर बैंक के पास आया तो 10,000 में से 8,000 उसने लोन दे दिया, 2,000 रुपया अपने पास रिजर्व रख लिया, तो उस पैसे में से 1800 सीआरआर को दे दिया, बाकी 200 जो बचा वो जो बैंक अपने पास रख लिया एज एसेट्स के रूप में, फिक्स्ड परसेंटेज के रूप में, रेशियो में, उसी एसेट्स को लिक्विड के रूप में उसको हम एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट बाय बैंक? तो डिमांड डिपॉजिट आर डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। डिमांड डिपॉजिट क्यों कर रहा है? वो कभी भी कोई विड्रॉ करना चाहे तो उसी पैसे में से वो उसको दे पाएगा। स्टेट टू मॉनेटरी मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, अगर यहाँ मॉनेटरी मेजर पूछ रहा है क्रेडिट कंट्रोल का, तो आप उसमें लिखेंगे बैंक रेट पॉलिसी और ओपन मार्केट ऑपरेशन, दो आप लिख देंगे। अगर वो बाय में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पूछेगा तो उस हिसाब से इसको आंसर देंगे। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, मनी एंड बैंकिंग। थैंक यू वेरी मच।